राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबर को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये खबर वही होगी जिसको लेकर हम लोग बार बार अलग अलग एंगल से बात कर चुके हैं कि भविष्य आप कुछ भी कर लीजिए, भारत और इजराइल का एक ही है। कहने का मतलब जितनी भी चुनौतियां आने वाले समय में उभर कर सामने आएगी, उनका सामना करने के लिए भारत और इजराइल कहीं ना कहीं अलाइन होते हुए आपको दिखाई देंगे। इवन अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि क्या भविष्य में ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब भारत इजराइल वर्सेस पूरा का पूरा उम्मा हो। जी हाँ, मैं ऐसा ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे कई सारी चीजें हैं, कई सारी कड़ियां बीच में मिलती गई। इन सभी चीजों को अगर जब जोड़ देंगे आप तो ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बड़ा हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, बिल्कुल डिटेल में जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, अगर अभी की बात की जाए तो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। उसका डिफेंस सेक्टर बहुत ही ज्यादा मजबूत माना जाता है। इवन भारत से इतना छोटा होने के बावजूद वो भारत की रिक्वायरमेंट को बहुत बड़े स्केल पर फुलफिल करता है। अगर डिफेंस के क्षेत्र की बात की जाए तो कहने का मतलब इजराइल बहुत छोटा देश होकर भी अपनी रिक्वायरमेंट का बहुत सारा असला स्वयं बनाता है, साथ ही वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है, जिसमें भारत जैसा बड़ा देश भी शामिल है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि देखिए, इजराइल बहुत छोटा है। जब भी अटैक्स वगैरह होते हैं हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इजराइल का पूरा भूभाग इसके दायरे में आता है। कहीं पर भी लगातार अटैक्स होते जाते हैं। साथ ही अगर बात की जाए इनकी जनसंख्या की तो वो भी कम है। पूरी दुनिया के ही जूस को अगर मिला लिया जाए तब भी बड़ी मुश्किल से ये लोग 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ना इनके पास ज्यादा जमीनें हैं, ना ही इनके पास ज्यादा पॉपुलेशन है, वर्कफोर्स भी नहीं है और रिसोर्सेज की भी काफी कमी आती है। इस वजह से होता यह है कि जब भी इजराइल किसी बड़े युद्ध में फंसता है तो वो अपनी रक्षा खुद तो कर सकता है, लेकिन लगातार रसद की सप्लाई के लिए वो अमेरिका जैसे देशों के ऊपर बहुत बड़े स्केल पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि अभी पिछले कुछ सालों से जो इजराइल युद्ध लड़ रहा है लगातार हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, अगर इन सब सिनारियोज में अमेरिका उसको सहयोग नहीं करता, अमेरिका के द्वारा उसे हथियार वगैरह प्रोवाइड नहीं कराए जाते, तब आप सोचिए कि क्या होता। इजराइल इतने लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता। हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका उसका साथ छोड़ जाए, क्योंकि आज की ही तारीख में देखा जाए तो ईरान मुद्दे को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच में अच्छे खासे फ्रिक्शन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू तो अब एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली अटैक भी करने लगे हैं बातों बातों में। इजराइल चाहता है कि इस युद्ध को जो शुरू किया गया है ईरान के खिलाफ, इसे पूरा खत्म किया जाए। पूरा खत्म कैसे किया जाएगा? जब ईरान पूरी तरह से अपाहिज हो जाए। स्पेशली अगर बात की जाए उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो उस प्रोग्राम को पूरी तरह से जब तक डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया जाता, इजराइल बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो यहाँ से वापसी करे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप आगामी समय में मिड टर्म इलेक्शन को देख रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई को देख रहे हैं, दुनिया भर का जो प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है उसको देख रहे हैं, और इन सब के चलते ईरान के साथ चल रहे युद्ध को वो समाप्त करवाना चाहते हैं। इस बात को लेकर फ्रिक्शन बन गया है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो न भूतो न भविष्यति ऐसा राष्ट्रपति अमेरिका का न पहले कभी आया और संभवतः कभी बाद में भी नहीं आएगा जो इजराइल को इस स्तर तक सपोर्ट करे। लेकिन इतना सपोर्ट करने वाला अमेरिकन राष्ट्रपति भी अगर इजराइल के साथ फ्रिक्शन कर लेता है तो इजराइल को कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि आने वाले समय में कोई ऐसा राष्ट्रपति आ सकता है जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो। सोचिए, अगर बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा आने वाले समय में अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती है, तब इजराइल का क्या होगा? अगर इजराइल भयंकर ऐसे चौतरफा युद्ध में फंस गया तब उसकी मदद कौन करेगा? क्योंकि अमेरिका के साथ साथ जो बाकी पश्चिमी देश भी किसी जमाने में उसकी मदद किया करते थे, उन लोगों ने अब मदद करना छोड़ दिया है। तो इजराइल इसी समस्या से पूरी तरह से बाहर निकलने की तैयारियों में इस समय जुट चुका है। बताया ये जा रहा है कि अब इजराइल आने वाले समय में इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा डिफेंस के सेक्टर में कि वो अपनी पूरी निर्भरता अमेरिका से हटा देगा। यानी वो खुद के बूते लॉन्ग टर्म वॉर भी आसानी से फेस कर ले और उससे जीत ले। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि अगले 10 वर्षों में इजराइल लगभग 350 बिलियन शेकेल आवंटित करने जा रहा है। अगर इसे डॉलर के टर्म में देखा जाए तो 115 बिलियन डॉलर्स। तो कहने का मतलब अमेरिका से निर्भरता खत्म करने की तैयारी इन्होंने कर ली है। इसके लिए फंड वगैरह की भी व्यवस्था कर ली है, सारा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। लेकिन क्या इजराइल इस टारगेट को अकेले अचीव कर सकता है? संभव ही नहीं है। बिना भारत के यहाँ पर ये आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें भी पता है कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश बचेगा जो कि इजराइल का सहयोग कर सकता है। क्योंकि इजराइल और भारत के सामने समान तरह की समस्याएं हैं, या ये कह दीजिए कि दुश्मन समान है। दुश्मन समान है इन द सेंस आतंकवाद और कट्टरता। दोनों ही देश इन्हीं 2 चीजों से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। अब भारत किस तरह से सहयोग करेगा? तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत के पास वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं है।
भारत के पास जमीनों की कमी नहीं है, भारत के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। सप्लाई चेन भी लगातार भारत के अंदर ही स्टैब्लिश होती जा रही है। लगातार भारत अलग अलग सेक्टर्स में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। ना बिजली की, ना पानी की, ना सड़कों की, ना हाईवे की, ना ट्रांसपोर्टिंग की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। कहने का मतलब भारत एक तरह का हेवन बन चुका है किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कराने के लिए। तो यहाँ पर अब हम बिल्कुल इस बात को कंसिडर कर सकते हैं कि आने वाले समय में जब भी इसराइल अपने इस प्लान को साकार बनाने की कोशिश करेगा, उसको भारत की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और वो जो चीज हम लोग लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि इसराइल के लगभग सभी तरह के एडवांस वेपन्स और इवन गोला बारूद तक भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे, वो चीजें हमें धरातल पर होती हुई दिखाई देंगी। इससे इसराइल को सस्ती मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी। भारत जैसा भरोसेमंद देश उसके हाथ में हमेशा बना रहेगा, भारत का सहयोग बना रहेगा। साथ ही अमेरिका पश्चिमी देशों की निर्भरता भी उसके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। साथ ही एक बार मैंने आपको पहले भी पास्ट में बताया था कि इसराइल के ऊपर कई सारे देशों के द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, जिससे उसका डिफेंस मार्केट भी काफी प्रभावित हुआ है। वो अपने एडवांस वेपन्स उन देशों को अब नहीं बेच पा रहा है जो कि पहले खरीदा करते थे, जबकि इसराइल के वेपन्स की डिमांड वहां पर अभी भी बनी हुई है। तो क्यों ना भारत के अंदर इन्हें मैन्युफैक्चर कराकर इन्हें भारतीय नामों से भारतीय कंपनियों के द्वारा फिर एक्सपोर्ट कराया जाए। इसमें भी इसराइल का फायदा है, भारत का तो फायदा है ही है। साथ ही अगर इसराइल अपने वेपन्स को भारत में मैन्युफैक्चर कराता है तो भारतीय फोर्सेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए भी इन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसराइल को एक और फायदा यहाँ पर मिल जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आने वाले समय में इसराइल के ये 115 बिलियन डॉलर्स तो आप ऐसा ही समझ लीजिए कि मैक्सिमम हिस्सा इसका भारत के अंदर इन्वेस्ट होने जा रहा है। भारत के बिना इसराइल अपने आप को इस लेवल पर आत्मनिर्भर बना ही नहीं पाएगा कि उसे अमेरिका की जरूरत ना पड़े। भारत की जरूरत रहेगी उसे, और जब इस तरह के टाइज मजबूत होते जाएंगे तो आने वाले समय में कई और तरह की संभावनाएं भी खुलती हुई दिखाई देंगी। संभवतः इसके बाद डिफेंस पैक्ट भी साइन हो जाए, एक देश पर अटैक मतलब दूसरे पर माना जाए। तो देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन चलिए अब इस वीडियो की एक बोनस खबर को भी जान लिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, मैं आपको पास्ट में भी कई बार रिपोर्टिंग करके बता चुका हूं कि भारत के द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके ऊपर लगातार डेवलपमेंट के काम किए जा रहे थे। तो अब मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने वाली हाइड्रोजन ट्रेन की ट्रायल भारत के द्वारा कंप्लीट कर ली गई है सफलतापूर्वक। जी हाँ, एक ऐसी ट्रेन जो कि प्रदूषण फैलाएगी ही नहीं, जिसमें ना तो डीजल लगेगा, ना पेट्रोल लगेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से ये ट्रेन सरपट दौड़ने वाली है और आपको आपके गंतव्य तक छोड़ देगी। मैं आपको बता दूं कि कल यानी फ्राइडे के दिन इस हाई स्पीड हाइड्रोजन रेल का अपना अंतिम ट्रायल कंप्लीट किया गया। इसे हरियाणा के जिंद से सोनीपत सेक्शन के बीच में चलाया गया था, जिस दौरान इसने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर ली। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जिंद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन जब चलेगी तो बीच में एक और स्टॉप लेगी ये, जो कि गोहाना का होगा। और इस रूट पर जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है तो टिकट 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तय हो सकता है। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में 5 से 25 रुपए तक का किराया एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब बिना शोरगुल के, बिना प्रदूषण के आपको एक शानदार सफर का अनुभव यहाँ से प्राप्त हो सकेगा, एकदम कम से कम चार्जेस के ऊपर। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस तरह की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ज्यादा देशों के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चाइना और जापान, इन्हीं देशों के पास हुआ करती थी। अब इसमें एक नया नाम भारत का भी जुड़ गया है। तो कहने का मतलब एक और नया एलिट क्लब भारत ने ज्वाइन कर लिया है। इस ट्रेन को चलाने वाला जो इंजन था वो 1200 हॉर्स पावर का बताया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल के जरिए चलता है। लेकिन बाकी आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।